आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए की पैकेजिंग। इस सेल के अंदर डीएनए किस प्रकार से पैक रहता है। हम देखते हैं कि ह्यूमन में जो डीएनए है, ह्यूमन की एक सेल में हो गया न्यूक्लियस में क्रोमोजोम और क्रोमोजोम में डीएनए, और उन सभी डीएनए को, सभी क्रोमोजोम्स के डीएनए को जोड़ देते हैं तो वो टोटल उसकी जो लेंथ होती है वो है लगभग 2.2 मीटर, है ना। जब 2.2 मीटर लेंथ है, लेंथ ऑफ कंप्लीट डीएनए इन ए सिंगल न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, जबकि जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज होता है बहुत छोटा। न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁹ मीटर। इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतने बड़े सारे डीएनए को किस प्रकार से अंदर से उसमें फिट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता है। इसको पॉसिबल बनाने के लिए डीएनए स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ ऑर्गेनाइज्ड रहता है, हेवीली ऑर्गेनाइज्ड रहता है, और इस तरीके से वह उस न्यूक्लियस के अंदर टोटली एडजस्ट कर पाता है और रह पाता है। तो डीएनए के इस तरीके से किसी न्यूक्लियस में जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड रहता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड फैशन में, उसी को हम कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन द न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अब बात आती है कि इसकी पैकिंग की हमें और क्यों जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये बताया कि डीएनए की पैकेजिंग की नीड हमें इसलिए है ताकि डीएनए अगर अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा किसी भी न्यूक्लियस में तो वह आपस में उलझ जाएगा, टेंगल्ड हो जाएगा। पहली प्रॉब्लम ये रहती है। दूसरी सिग्निफिकेंस क्या है डीएनए पैकेजिंग की, दूसरी ये इंपॉर्टेंट इसकी सिग्निफिकेंस है कि अदरवाइज डीएनए में डैमेज होने के चांस रह जाएंगे, तो डीएनए के डैमेज को रोका जा सकता है। और पैकेजिंग का एक और सबसे बड़ा फायदा होता है कि डिफरेंट जीन्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइमिंग में एक्टिवेटेड होती है, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी। और डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इनटू द सेल। तो इन्हीं बातों को हम अभी समझेंगे कि डीएनए की पैकेजिंग है वह सेल में किस तरीके से होती है। तो यहाँ आज का हमारा जो टाइटल है वो है डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग, डीएनए की पैकेजिंग किस तरीके से की जाती है एक सेल के अंदर। सेल का साइज हम जानते हैं कि ह्यूमन सेल का साइज इतना छोटा होता है कि हम नॉर्मल कंडीशन में उस सेल को देख नहीं पाते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमें देखना पड़ता है। यहाँ पर तो हम बोर्ड पे डायग्राम बना रहे हैं ताकि आप इजीली चीज़ों को समझ सकें कि एक सेल होती है वह न्यूक्लियस में किस तरीके से रहती है। ये हो गई एक सेल है, एक सेल हो गई, और इस सेल में क्या है, सेल में होता है न्यूक्लियस। ये इस तरीके से न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर रहता है क्रोमेटिन नेट। ये हो गया क्रोमेटिन नेट। तो ये है एक यूकैरियोटिक सेल, सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में रहता है क्रोमेटिन नेट। ये है क्रोमेटिन नेट है, और हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें क्या होते हैं 46 हम जानते हैं क्रोमोजोम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसमें क्रोमोजोम्स है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है 46, और यहाँ पे मैं एक क्रोमोजोम को ड्रॉ कर देता हूँ कि एक क्रोमोजोम की सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी। अभी यहाँ पर हम इस डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कि क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर किस तरीके से है, क्योंकि हमारा टॉपिक का जो प्राइमरी कंसर्न है पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, तो हम टॉपिक को वहीं पे कन्फाइंड रखेंगे इस तरीके से। ये मॉलिक्यूल है, ये क्या बन गया है क्रोमोजोम, ये एक क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम भी आपको ध्यान रखना, ये वर्ड ऐसा क्यों बना है। क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोमो का अर्थ होता है कलर, और सोम का अर्थ होता है बॉडी। तो ये कलरफुल बॉडी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रोमोजोम बोलते हैं। 46 क्रोमोजोम्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, हमने उसमें से किसी एक क्रोमोजोम को लिया है, और इस क्रोमोजोम के अंदर हम देखते हैं कि क्या होते हैं। क्रोमोजोम में क्रोमेटिन फाइबर होते हैं। पूरे क्रोमोजोम्स के अंदर क्या भरे रहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर, जिसकी डिटेलिंग हम नेक्स्ट टॉपिक में अंदर देखेंगे कि हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या होते हैं। तो ये यहाँ पे इसमें क्या है, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर, ये हो गया क्रोमेटिन फाइबर। तो इस तरीके से हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अरेंजमेंट होगा। ए सेल इज कंपोज्ड ऑफ ए न्यूक्लियस इन ऑल यूकैरियोटिक एनिमल्स इवन इन द ह्यूमन बीइंग। और इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमेटिन नेट होते हैं, जो कि क्रोमोजोम से बने होते हैं। इस क्रोमोजोम को जब हम बाहर की ओर निकाल लेते हैं तो इसमें क्या होता है, डेंस नेट ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। अब हम देखते हैं कि किसका बना होता है।
ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं केवल दो। फर्स्ट कंपोनेंट है डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए, और दूसरा बेसिक कंपोनेंट होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन। ये है इसका कंपोनेंट होता है। क्रोमेटिन फाइबर होता है उसे ये दो मॉलिक्यूल से बना होता है, डीएनए मॉलिक्यूल और हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए मॉलिक्यूल है ये होता है निगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए मॉलिक्यूल होता है निगेटिवली चार्ज, ये हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज्ड है, निगेटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। और हिस्टोन कैसा होता है? हिस्टोन है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर। हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटीन है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि डीएनए में क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। और ईच न्यूक्लियोसाइड कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो इसमें निगेटिविटी का कारण क्या है? H3PO4 है ना, ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड in each nucleotide of the DNA. That's why DNA molecule is negatively charged due to the phosphodiester bond. ड्यू टू द फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या होती है? एबंडेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड एमाइनो एसिड्स। इसमें पॉजिटिवली चार्ज जो एमाइनो एसिड्स होते हैं इनकी क्या होती है? बहुतायत होती है, जैसे कि लाइसिन व आर्जिनिन व ये इसमें अधिकता से पाए जाते हैं। जैसे हम कह दें आर्जिनिन हो गया और लाइसिन, इस तरीके से जितने भी जो पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड होते हैं वो एबंडेंस होते हैं, इसकी अधिकता होती है, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है। डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ऑपोजिट चार्ज में हम जानते हैं कि क्या होता है? आपस में अट्रैक्शन होता है। उस अट्रैक्शन के कारण ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग बना लेते हैं, कॉम्पैक्टली पैकेजिंग कर लेते हैं। और इन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की जो पैकेजिंग होती है उसी को हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल, है ना। इसी की जो पैकेजिंग है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो उसी हम न्यूक्लियोसोम मॉडल को अभी समझते हैं कि न्यूक्लियोसोम मॉडल किस तरीके से बनता है। मैं यहाँ से एक बार शुरू कर लेता हूँ। न्यूक्लियोसोम मॉडल, दिस इज द मॉडल विच एक्सप्रेस the packaging of DNA molecule systematically packaging into a nucleus of a cell। तो इसका जो न्यूक्लियोसोम मॉडल जो प्रपोज्ड किया था, न्यूक्लियोसोम मॉडल को प्रपोज्ड किया था रोजर कॉर्नबर्ग ने। रोजर कॉर्नबर्ग ये एक साइंटिस्ट हैं, रोजर कॉर्नबर्ग है। इन्होंने 1974 के अंदर इस न्यूक्लियोसोम मॉडल को प्रपोज्ड किया था, परंतु इसको ये जो नाम है वो इनके द्वारा नहीं दिया गया था। ये एक साइंटिस्ट थे आउटडेट, और इनके जो साथ में को रिसर्चर्स थे, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पी आउटडेट एट ऑल, क्योंकि एक टीम वर्क था। जब कोई भी साइंटिस्ट से टीम वर्क के रूप में काम करते हैं तो जब रेफरेंस लिखते हैं तो हमेशा एट ऑल लिख देते हैं। तो 1975 में इन्होंने क्या किया? न्यूक्लियोसोम मॉडल है इसको नेम प्रपोज्ड किया था। ये जो नेम दिया गया था वो इनके द्वारा दिया गया था। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये हिस्टोन और ये किस तरीके से आपस में पैक करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल और हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर मैं एक और छोटी सी और इसमें इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कितने टाइप की होती है, हाउ मच टाइप्स ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपने कि हिस्टोन प्रोटीन है, इसमें H1 हिस्टोन होती है, H2A हिस्टोन होता है, H2B हिस्टोन, H3 हिस्टोन और H4 हिस्टोन। There are 5 kinds of histone proteins are found in the nucleosome model as per the nucleosome model। H1, H2A, H2B, H3 और H4 टोटल 5 टाइप की ये हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। और इसमें ये H2A, H2B, H3 और H4 ये जो 4 है, H1 को छोड़ रहे हैं, H2A, H2B, H3 और H4, इस हर एक प्रोटीन के दो यानी कि 2 H2A, 2 H2B, H3 और H4 इन सब के 2 4 के हर एक के क्या होंगे? 2 मॉलिक्यूल। तो टोटल मिलकर कितने होंगे? 8। इसको बोलते हैं प्रोटीन का ऑक्टामर। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं प्रोटीन का ऑक्टामर। किस तरीके से होता है अभी यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा
कि यहाँ पे ये है एक प्रोटीन H2A, यहाँ पर हो गया सेकंड, यहाँ पर हो गया थर्ड, और ये इस तरीके से हो गया 4। तो ये यहाँ पे मैं पहले प्रोटीन बना देता हूँ हिस्टोन को। कौन कौन सा है? ये वाला है H2A, उसके बाद H2B, यहाँ पर मैं एक बार इजीली समझने के लिए लिख देते हैं H3, और ये हो गया H4। और मैं साथ में ये कह रहा हूँ इसके दो मॉलिक्यूल्स ये इस तरीके से अपने कर देते हैं। तो हम ये क्लियरली हम इसमें समझ पाएंगे कि ये जो H2O है A, इसके पीछे भी H2 है, H2B के पीछे H2B है, H3 के पीछे भी H3 है, और ये H4। तो ये टोटल 8 जो मॉलिक्यूल्स है ये आपस में मिल करके क्या बना लेते हैं? एक प्रोटीन का ऑक्टामर बना लेते हैं। प्रोटीन का ऑक्टामर 8 मॉलिक्यूल है, इसलिए हम उसको ऑक्टामर बोलते हैं, क्योंकि सिंगल को बोलते हैं मोनोमर बोलते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो हम उसको पॉलीमर बोलते हैं। तो 8 से बना हुआ है ऑक्टा, तो ऑक्टामर कहते हैं ये ऑक्टामर। इस पे क्या रहेगा? इस ऑक्टामर के ऊपर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल इस तरीके से यहाँ से ट्विस्ट करेगा, यहाँ से ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल आएगा, डीएनए आकर के पीछे की तरफ इसका एक राउंड अप करेगा, फिर अगेन इस तरीके से बाहर आया, और अगेन ये पीछे की तरफ राउंड अप करेगा, और यहाँ पे ये निकल गया डीएनए मॉलिक्यूल। इस प्रकार से सच काइंड ऑफ रैपिंग, है ना, coiling of DNA molecules are found around this protein octamer. This is the histone octamer. Simply can say histone octamer. Histone octamer, और ये है यहाँ पे DNA molecule। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसे हम लिखते हैं 200 बेस पेयर। 200 बेस पेयर। बेस पेयर मीन्स क्या होता है? 200 बेस पेयर। डीएनए की जब कभी भी हम लेंथ की बात करते हैं, डीएनए की लेंथ को हम सेंटीमीटर मिलीमीटर ऐसे मेजरमेंट नहीं करते हैं। बेस पेयर का मतलब क्या? आपने कहा कि डीएनए के अंदर क्या होता है? डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, और डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेज होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे एक डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर एडेनिन है तो दूसरे के अपोजिट में क्या होगा? थाइमिन हो गया। तो ये दोनों मिल गए, एक पेयर बन गया, इसको बोलते हैं सिंगल बेस पेयर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट हो गया, मान लेते हैं ग्वानिन है, एक स्टैंड पे ग्वानिन है, दूसरे स्टैंड पर आ गया साइटोसिन, ये सेकंड बेस पेयर बन गया। तो कहने की बात है कि डीएनए की जो लेंथ का मेजरमेंट किया जाता है हम किस में करते हैं? बेस पेयर में। तो 200 बेस पेयर। 200 बेस पेयर का मतलब हुआ कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं इस तरीके से डीएनए मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हमने लिखा, मान लेते हैं, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, ए लिखा हुआ है, टी है, जी है, सी है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने टी, ए हो गया, सी और जी हो गया। ये आपस में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। हम जानते हैं एडेनिन और थाइमिन आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन इज बॉन्डेड विद द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली साइटोसिन एंड ग्वानिन ऑल्सो बॉन्डेड विद द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने बेस पेयर हो गए। यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये क्या होता है? 5 बेस पेयर्स। यहाँ पर डीएनए की लेंथ को हम बोलेंगे 5 बेस पेयर है। तो कहने की बात है यहाँ पर जो प्रोटीन के ऑक्टामर के ऊपर जो डीएनए टर्न करता है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? 200 बेस पेयर है। और ये जो टर्न कर रहा है, कॉइलिंग कितनी हो रही है? 1 राउंड एंड 2 राउंड, कंप्लीट 2 राउंड नहीं है। इसका जो टर्न है वो लगभग होता है 1.65। ये जो टर्निंग कर रहे हैं डीएनए के, जो डीएनए का टर्न है, डीएनए की जो टर्निंग है वो कितनी है? 1.65। यानी एक टर्न कंप्लीट हो गया और दूसरा वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, 0.65 है। 0.75 होता है तो भी हम क्या कहते हैं इसको? 1:3/4 कहते हैं। तो ये 1.65 टर्न करता है। प्रोटीन का ऑक्टामर है। प्रोटीन के ऑक्टामर में कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन में 2A, 2B, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द H3, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द H4 है। H1 की अभी हमने बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जब डीएनए टर्न करके आ जाएगा तो यहाँ पे इन दोनों डीएनए के पास में यहाँ जुड़ा रहता है आपका लास्ट हिस्टोन मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं H1 यहाँ पर स्टैंड करता है जहाँ पर डीएनए एंट्री कर रहा है और जहाँ पर एंट्री निकल रहा है। तो टाइटली पैकिंग के लिए काम करता है, H1 बोलते हैं इसको। तो ये जो एक पूरी एक जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है इसको हम क्या बोलते हैं? एक न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ये जो एक सिंगल न्यूक्लियोसोम है इसको अगर हम सिंप्लीफाइड बनाना चाहें, सिंपल, तो हम क्या करेंगे? ऐसा बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से। पहले एक और बात को समझ लेते हैं। ये जो ऑक्टामर है इसका जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से होता है? हमने कहा H2A कितने हैं? 2, H2B कितने हैं? वो भी 2 है, H3B कितने हैं? 2, और H4B है 2। तो इसमें हम इस तरीके से लिखते हैं कि ये जो H2A है, H2A और H2B, इसको हम बोलते हैं डायमर। जैसे हम यहाँ पर लिख दें, ये जो H2A है प्लस
H2B, ये ऊपर की तरफ है, ये क्या बना रहे हैं, एक डाइमर बना रहे हैं। फिर ऊपर, अब एकदम नीचे की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सिंगल H2A प्लस सिंगल H2B दोनों मिल गए आपस में और इन्होंने भी क्या बनाया, डाइमर। और यहाँ पर इसके इन दोनों के इन बिटवीन क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, H3 और H4। तो ये कितने हो गए, 1 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, यानी कि हमने इसको क्या कह दिया, टेट्रामर है। और इन दोनों को अगर हम जॉइंट में कह दें तो कंप्लीटली, तो ये क्या बन गया, हिस्टोन का ऑक्टोमर, हिस्टोन ऑक्टोमर। इन सभी पॉइंट्स को इजीली समझना है ताकि जब कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसकी डिटेलिंग के बारे में पूछा जाए तो हमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर इसको सिंपल वे में बनाएं तो हम ये कहेंगे, ये पूरा जो मैंने न्यूक्लियोसोम को बनाया है, इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाना चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं बना लेता हूँ हिस्टोन का पूरा एक राउंडअप बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो गया हिस्टोन का ऑक्टोमर। यहाँ पर मैं ऑक्टोमर को 8 यूनिट में नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन जाए। ये यहाँ पर जो 8 यूनिट्स है, इसको सिंपल बनाने के लिए हमने एक कंप्लीट प्रोटीन का कोर बना लिया, कोर प्रोटीन। और जैसा कि मैं आपको इस पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर डीएनए क्या करता है, वो रैपिंग कर लेता है इस तरीके से। यहाँ से डीएनए गया, पीछे टर्न किया, अगेन आया और अगेन पीछे टर्न किया, इस तरीके से निकला हुआ है। और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये है H1 जो प्रोटीन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी हम लेंथ की बात करते हैं, इसके साइज़ की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसकी हाइट कितनी है, और इसकी हॉरिजॉन्टल की बात करें तो 11 नैनोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बात करें, यहाँ H1 को इंक्लूड करने के बाद और यहाँ तक, तो ये होती है इसकी लेंथ है 11 नैनोमीटर है। लेकिन जब हम इसके हाइट की बात कर रहे हैं तो इसकी हाइट की वैल्यूशन आती है 5.7 नैनोमीटर। ये वाली जो हाइट है ये कितनी है, 5.7 नैनोमीटर। और इसमें हमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। इतना स्मॉल साइज है, यानी 1 मीटर है, उसको आप डिवाइड करना किससे, 1,0,0,0,0 आप 9 टाइम्स लगा देंगे तो हम इसको बोलेंगे कि ये कितना है, 1 नैनोमीटर है। तो ये हो गया इसके न्यूक्लियोसोम के अपने साइज़ की बात करें कि न्यूक्लियोसोम का जो साइज़ होता है किस तरीके से होता है। और थोड़ी डिटेलिंग देखते हैं इसके। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि ये क्या बन गए, एक न्यूक्लियोसोम। ऐसे 2 न्यूक्लियोसोम आपस में आएंगे तो किस तरीके से आपस में अटैच्ड होंगे। तो अभी इनके में बहुत सारे न्यूक्लियोसोम की एक चेन बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसकी पैकिंग कैसे होती है। यहाँ पर ये एक सिंगल है। अब यहाँ पर देखें हम क्या बना रहे हैं कि अब इसको मैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लेता हूँ कि ये हो गया एक न्यूक्लियोसोम का हिस्टोन प्रोटीन कोर। इसी तरीके से यहाँ पर ये हो गया सेकंड न्यूक्लियोसोम और इसको हमने बना लिया, ये क्या है, एक थर्ड न्यूक्लियोसोम और ये है यहाँ पे फोर्थ न्यूक्लियोसोम। अब ऐसे बनाते रहेंगे तो ये लंबा एकदम चैन बन जाएगी। यहाँ से हमने कहा डीएनए गया, पीछे की तरफ टर्न किया, यहाँ से निकल गया, इसके पीछे टर्न किया, इस तरीके से टर्निंग होते हुए ये डिफरेंट न्यूक्लियोसोम बनते रहेंगे। ये मॉलिक्यूल कौन सा है, ये मॉलिक्यूल है डीएनए है, ठीक है ना, रैपिंग अराउंड द प्रोटीन कोर। ये है इसका प्रोटीन का कोर है, ये हो गया प्रोटीन के कोर है। और यहाँ पे हमने बता ही दिया अभी कि यहाँ पर इस जगह पे क्या होगा, बीच में सिंपल बना लिख देते हैं, यहाँ पर आ गया हिस्टोन यानी कि H1। ये एक सिंगल यूनिट हो गई है। कहाँ से डीएनए की एंट्री करना और इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर इसका राउंड अप करना, और राउंड अप भी कितना हम पहले से ही बता रहे हैं 1.65 ये है, टर्न कर रहा है एक सिंगल ऑक्टोमर के ऊपर, है ना। सिंपल सी बात, प्रोटीन का ऑक्टोमर है, इसके ऊपर डीएनए की टर्निंग हो रही है 1.65 टर्न। और हम बता चुके हैं कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 200 बेस पेयर होती है। और यहाँ पर आ गया H1 जो प्रोटीन है इसको हम बोलते हैं लिंकर मॉलिक्यूल, लिंकर मॉलिक्यूल बोलते हैं इसे। हम क्या बोलेंगे, लिंकर प्रोटीन कह दें या लिंकर हम हिस्टोन कह दें, एक ही बात है। ये हो गया लिंकर मॉलिक्यूल। लिंकर क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कहा एक सिंगल यूनिट हो गई, और आगे की जो नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक H1 होगा इस तरीके से, यहाँ पर भी क्या होगा, एक और H1 होगा। तो सिंगल यूनिट कहाँ से कहाँ तो गई है, सिंगल यूनिट हो गई है H1 के बाद यहाँ से शुरू करें, यहाँ पर ये सिंगल सेकेंड यूनिट हो गई है। फिर H1 के बाद में
फिर यहाँ से आप मेजरमेंट करेंगे, H1 तक गए, ये हो गई नेक्स्ट यूनिट हो गई। तो इस तरीके से न्यूक्लियोसोम की सारी यूनिट्स आपस में इस तरीके से अरेंज्ड रहती है, जैसे किसी धागे के अंदर मोती को डाला गया होता है, एक चैन बना लेते हैं, इस तरीके से एक का कंप्लीट चैन बना लेते हैं। ये जो एक चैन स्ट्रक्चर है, इसकी हाइट रहती है 11 नैनोमीटर। यहाँ पे इसकी अगर मैं मोटाई की बात करूँ तो कितना रहेगा, 11 नैनोमीटर। तो कहने की बात है डीएनए था, क्या था, थिन था। डीएनए की जो विड्थ है, हम कहेंगे उसका डायमीटर है, वो था 2 नैनोमीटर, है ना। यहाँ पे डीएनए की विड्थ तो कितनी थी, 2 नैनोमीटर, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से जब डीएनए एंट्री कर रहा है यहाँ, तो डीएनए की चौड़ाई थी 2 नैनोमीटर थी। अब डीएनए रैपिंग करेगा तो क्या हुआ, लेंथ कम हो गई। जैसे मान लेते हैं एक आपने किसी रस्सी को सीधा रखा हुआ है, ठीक है ना, उसकी लेंथ आएगी ज़्यादा लेकिन थिकनेस है वो कम है। अब उसी रस्सी को लिया, एक बॉल के ऊपर ट्विस्ट किया, फिर दूसरे पे ट्विस्ट करेंगे, तीसरे पे ट्विस्ट करेंगे, अब उसकी लेंथ तो क्या हो जाएगी, कम, लेकिन चौड़ाई क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से डिफरेंट न्यूक्लियोसोम की जो यूनिट्स होती है वो लाइन से लाइन आपस में जुड़ी रहती है, और न्यूक्लियोसोम की जो यूनिट्स होती है उनको जोड़ने का काम करता है H1। यहाँ पर भी जैसे हमने कहा, ये भी कौन सा है, H1 हिस्टोन है, ये भी है H1 हिस्टोन है। इसको लिए कहते हैं लिंकर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये दो न्यूक्लियोसोम को लिंक करने का काम करता है। अब एक बार जो हमने कहा कि 200 नैनोमीटर 200 बेस पेयर जो डीएनए ट्विस्टिंग रहती है एक न्यूक्लियोसोम में, उसके मेजरमेंट को और समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बन जाते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर मैं बात करूँ टर्निंग की, ये जो टर्न होता है, यानी कि यहाँ इस टर्न से लेके सेकेंड टर्न तक, यानी मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आपको एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमने कहा एक स्टोन का था ओक्टामर, ऊपर आपने वैसे भी एक बार और ड्रॉ कर रखा है, और हमने ये कहा कि इसके ऊपर यहाँ पर रह रहा है डीएनए टर्न किया रहता है। ये हो गया डीएनए मॉलिक्यूल, फिर वापस इधर से निकला, इसकी बैक साइड के अंदर गया और यहाँ पर निकल गया, ये है डीएनए मॉलिक्यूल है। तो ये एग्जैक्ट मैं कहूँ, ये स्टोन के कोर के ऊपर, स्टोन का जो केवल कोर की बात करें तो यहाँ तक जो इसके डीएनए की जो लंबाई है, डीएनए के कोर की लंबाई है, वो सारी की सारी होती है 147 बेस पेयर। ये कितनी होती है, 147 बेस पेयर। इसकी ये टोटल टर्न जो केवल स्टोन प्रोटीन के ऊपर जो कोर है, इसकी लंबाई होती है 147 बेस पेयर होती है। अब जहाँ पर H1 का पार्ट आ रहा है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर आपने क्या बनाया हुआ है, H1, यहाँ पर आइए H1, जिसको हम कहते हैं लिंकर मॉलिक्यूल, ये हो गया लिंकर मॉलिक्यूल। तो ये वाली जो एक्स्ट्रा जो हम चौड़ाई की बात करें, प्रोटीन के कोर में 147 है, और ये वाला जहाँ पर H1 आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो लेंथ है डीएनए की वो है 20 बेस पेयर। तो यहाँ पर 147 और ये 20 बेस पेयर दोनों को अगर जोड़ दें तो अभी ऑलरेडी हो गया 167 बेस पेयर हो गया। अब ये तो हो गया 167। अब मैंने कहा एक न्यूक्लियोसोम है, और उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही हम बना देते हैं एक और नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम को, प्रोटीन का कोर, और हम जैसे बता रहे हैं कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है यहाँ पर राउंड करेगा और ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो गैप है बीच में, यानी एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच का जो गैप है वो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल है, जिसको कहते हैं 33 बेस पेयर। ये है 33 बेस पेयर, यानी कि हम यहाँ पर और क्लियरली मेंशन कर दें, ये है गैप, है ना, दो न्यूक्लियोसोम के बीच का गैप है 33 बेस पेयर का है। और H1 लिंकर जहाँ पर जुड़ा हुआ है, H1 लिंकर, ये वाली जो डीएनए की जो लेंथ है ये है 20, और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर टर्निंग कितनी है 147। और जब आप इन तीनों को अगर जोड़ देंगे 147, 20 और 33 को, तो ये हो जाएगा 200 बेस पेयर। तो इस टाइप से डीएनए की पैकिंग होती है इन ए पर्टिकुलर न्यूक्लियोसोम। ए सिंगल न्यूक्लियोसोम मीन्स 1 यूनिट DNA length of the DNA in a one nucleosome unit is 200 base pair, again 200 base pair, 200 base pair, 200 base pair। इस तरह न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़े रहेंगे। एक थ्रेड स्ट्रिंग ऑफ बीड्स बन गई है, मोतियों की माला की तरह, जिसमें चौड़ाई है वो तो बढ़ गई है, लेकिन डीएनए की लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है। और ये लूज बॉन्डिंग नहीं है, ऐसा नहीं है जैसे बॉल के ऊपर धागे को लपेटा, छोड़ा और वो बिखर गया, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट हिस्टोन प्रोटीन इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्यू टू द एबंडेंस ऑफ positively charged amino acids just like the arginine and the lysine,
while the DNA molecule is negatively charged due to the presence of phosphoric acid in the nucleotide, which makes the phosphodiester bond in a polynucleotide chain. मेन जब डीएनए में न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके एक लंबी चेन बना लेते हैं जिसे हम पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं, उस पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन में दो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं, है ना। वो जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वह फॉस्फोरिक एसिड की वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है, तो डीएनए पर नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, ये आपस में मिल करके एक कॉम्पैक्ट पैकेजिंग कर लेते हैं और ये इस तरीके से एक फाइबर बना लेता है। अब ये जो स्ट्रिंग ऑफ बीड्स हैं ये भी केवल इतना ही नहीं रहेगा। अभी मैंने बताया कि जो डीएनए है इसकी चौड़ाई कितनी थी, केवल 2 नैनोमीटर। डीएनए की चौड़ाई थी 2 नैनोमीटर, और जब इस तरीके से एक रिंग बन गई है, पूरी चेन बन गई है, तो इसकी थिकनेस बढ़ गई है 11 नैनोमीटर। अगेन और पैकेजिंग है, एडवांस्ड वर्जन में चलती रहेगी। और क्या होगा, ये पूरी जो चेन है ये खुद भी अपने आप में एक बार और ट्विस्टेड हो जाएगी इस तरीके से। ये पूरी चेन जो कि न्यूक्लियोसोम की बनी हुई है ये अगेन और ट्विस्टिंग करेगी। इसको आप देखेंगे ध्यान से मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में सभी स्टूडेंट्स को आपको ड्रॉ करना है डायग्राम, तो वो टेक्निकली भी सही रहे, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया इस तरीके से, एक न्यूक्लियोसोम, 2 न्यूक्लियोसोम, 3, 4, 5, इस तरीके से इसकी क्या होगी, टर्निंग चलेगी। तो हम कह सकते हैं द फर्दर कॉलिंग ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, ठीक है ना। और ये जो स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी इसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। द सोलेनॉइड ऑफ द बीड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डिफरेंट या सो मेनी काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोसोम। और इसको ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनती है, इस तरीके से डीएनए रैपिंग होता है। तो हम चूंकि ये सारा काम अपनी आंखों से नहीं दे सकते हैं, तो क्या ऐसी टेक्निक थी जिसको अप्लाई किया जिससे हमें पता चला कि ये जो बीड्स ऑफ द स्ट्रिंग है ये सोलेनॉइड स्प्रिंग फॉर्म के अंदर कोल्ड रहती है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक के द्वारा और एक्सरे स्टडीज से हमें पता चल जाता है। एक्सरे स्टडीज और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कहें तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, नॉट द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो यहाँ पे ये जो टर्निंग मैंने कहा, ये पूरी एक चैन बन गई है, मोतियों की माला ये टर्न करती है। टर्न कैसा है कि एक टर्न में 6 न्यूक्लियोसोम आ गए, 1, 2, अगेन ये टर्निंग हो गई, यहाँ पर तीसरा हो गया न्यूक्लियोसोम, यहाँ पर आ जाता है 4 नंबर पे न्यूक्लियोसोम, 4th यहाँ पर आ जाएगा 5th न्यूक्लियोसोम, और यहाँ पर आ जाएगा ये 6th न्यूक्लियोसोम। ठीक है, आप इसको देखिए, ये चैन इस तरीके से टर्न कर रही है। अगर इसके ऊपर मैं डीएनए को बनाऊं तो कैसा बनेगा, यहाँ से डीएनए गया, टर्न किया, वापस पीछे आया, और ये कहाँ चला जाएगा, इस पे। फिर यहाँ से निकला डीएनए, इसके ऊपर टर्न किया, फिर इस पर आया सेकंड न्यूक्लियोसोम, यहाँ से डीएनए निकला, फिर अगेन न्यूक्लियोसोम, और ये इस तरीके से ये टर्निंग करता गया, और इसी तरीके से आगे ये चैन चलती रहेगी। तो यानी कि कहेंगे कि एक स्प्रिंग के फॉर्म के हैं, डीएनए क्या रहता है, कोल्ड रहता है। और ये जो स्प्रिंग लाइक जो कोल्ड स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड बोलते हैं, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर की वजह से क्या हुआ, इस क्रोमोसोम का डीएनए का जो पैकिंग है इसमें क्या हुआ, अब और इसकी क्या हो रही है, लेंथ कम हो रही है, लेकिन चौड़ाई और बढ़ रही है। डीएनए था 2 नैनोमीटर का, इसके ऊपर जैसे ही स्ट्रिंग ऑफ बीड्स बनी तो 11 नैनोमीटर हो गया, और ये 11 नैनोमीटर है, अगेन क्या कर रही है, एक कॉइलिंग कर रही है स्प्रिंग की तरह, तो उससे एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बन रही है। और इसकी फिर और जो विड्थ है, यहाँ 11 थी और सोलेनॉइड स्ट्रक्चर है, इसकी जो विड्थ होती है 30 नैनोमीटर हो जाती है, 30 नैनोमीटर। यानी कि कंटिन्यूस जैसे जैसे पैकिंग चलती रहती है, डीएनए की लेंथ है वो कम होती जाएगी, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बाउंड हो जाएगा, और विड्थ उसकी बढ़ती रहेगी। इस तरीके से इसकी बाउंडिंग है वो चलती रहेगी। और फाइनली क्या होगा, ये जैसे सोलेनॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पर और मेंशन कर लेते हैं, सारी चीज़ें ही डायग्राम आनी चाहिए, ताकि एग्जाम में जब आप लिखो तो एग्जामिनर है वो केवल इसी को देख के आपको मार्क्स दे दे, अलग से आंसर को रटने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको। तो ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर मैंने कहा कौन सी टेक्निक से आपने इसको वेरीफाई किया था कि इस तरीके से ये होता है, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एंड हम कह सकते हैं एक्सरे टेक्निक। एक्सरे टेक्निक, एक्सरे टेक्निक है तो एक्चुअली कहेंगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे जो क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक है, एक्सरे
क्रिस्टलोग्राफी जो टेक्निक है उससे हमें ये पता चला कि ये इस तरीके से क्या होता है, सोलेनोइड फॉर्म बनाता है। तो और अभी इसके अंदर और अभी अपने डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं किस प्रकार से वेल ऑर्गेनाइज्ड डीएनए मेंटेन रहता है एक सिंगल क्रोमोसोम।